हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए, मैंने क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमको सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो आइए, आप लोगों को इंतजार का घड़ी आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान दिख रहा है ना, सामाजिक विज्ञान। हिस्ट्री दिख रहा है, हिस्ट्री इतिहास का भी है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टोटल इसमें 10 इतिहास का सामाजिक विज्ञान का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो हर बार कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है। तो एक झलक हम दिखाना चाहेंगे आप लोग, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। नंबर 2 देखिए कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है, कि जो क्वेश्चन पूछा है अब तक। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बाजार किसे कहते हैं। नंबर 5, औद्योगिक क्रांति क्या है। नंबर 6, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अगला ये क्वेश्चन आंसर उसका, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार क्या है। ये ऐसे प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है और 100% 2024 में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सारे क्वेश्चन हम एकदम क्लियर किए हैं और अंत तक वीडियो को देखिएगा आप। तो क्वेश्चन का लेवल देख लिए क्या क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि देखिए कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। आप लोग आराम से साइड में बैठ करके समझिएगा इसको और लर्न कर ही लेंगे। दांडी यात्रा का अभी हम याद करा देते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था। तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तल पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना सरकार को बनाना था। क्या करना था, उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। देखिए समझिए, ये गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा निकाला गया था। कहाँ से, दांडी समुद्र तल पर पहुंचकर समुद्र के पानी से देखिए नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। यानी सरकार ने ना हम लोगों पर क्या किए थे, नमक पर कर ज़्यादा लगा दिए थे। उसी को महात्मा गांधी के द्वारा था उद्देश्य कि नमक समुद्र के तल पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था और सरकार को बताना था कि ये अनुचित फैसला है कि नमक को जो कर लगाया गया है उसे कम किया जाए। आप लोग समझ पा रहे होंगे, हम एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझा देंगे। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी था। उस समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक संकेत भी था। क्लियर है, समझ गए नमक कानून। ये बच्चे इसी में टेंशन करते हैं कि कैसे 2 नंबर का क्वेश्चन लिखे। आपको इसमें 2 नंबर मिल गया, कोई डाउट नहीं है, बस याद कर लेना है। कुछ करना क्या है, नमक क्या करना है। दांडी यात्रा का उद्देश्य था क्या, दांडी समुद्र तल पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आइए आप लोग, कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है। ध्यान दीजिए, तो औद्योगिकरण ने कहने का मतलब बड़े बड़े जो मशीन आ गए ना, औद्योगिकरण हो गए, बड़े बड़े मशीन आ गए, तो मजदूरों को जो है ना काम में कमी हो गया। तो मान लीजिए जहाँ पे 10 लेबर काम करते हैं वहाँ पे 2-3 लेबर लगेंगे और मशीन से काम हो जाएगा। तो वहाँ लेबर का तो काम कट गया वहाँ से, तो लेबर पर वो आजीविका की तरफ प्रभावित हो गया, उस पर असर पड़ गया। काम ही नहीं मिला तो असर नहीं पड़ेगा। देखिए समझिए आंसर, देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, ठीक, जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके, यानी छोटा उद्योग खत्म हो गया सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा और मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर
घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लगे। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को भी शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। एकदम आसान है, समझ गए कि नहीं। उनको बड़े बड़े मशीन आ गए तो छोटे उद्योग खत्म हो गया काम उनका, तो उनको क्या हो गया, अपने काम के वजह से काम नहीं मिला था तो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या किए, उन्होंने झुंड बनाकर घूमने लगे, बड़े मशीनों को तोड़ फाड़ करने लगे। यही था। क्लियर है, आप लोग आराम से इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग कि जनेवा समझौता क्यों हुआ। एकदम भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना, बहुत बार पूछा गया है बाबू, आप लोग जरूर इसको लर्न कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम वही क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। और प्रिंट देखिए कितने अच्छे से किया गया, ताकि आंसर ढूंढ करके एकदम मेन पॉइंट वाला आंसर है कि जनेवा समझौता क्यों हुआ, क्या कारण था। देखिए जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में, देखिए क्वेश्चन भी पूछता है कि जनेवा समझौता कब हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बोलेंगे क्या, जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में, ठीक ना, हुआ था। मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर, किस पर, हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था में, इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। क्या किया, वियतनाम जो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यही कारण था जो जनेवा समझौता क्यों हुआ था, यही कारण। देखिए एक बार फिर समझिए, जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ, जिसमें इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया किस किस में बांट दिया, पूछ देगा कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा था, कौन कौन किस किस हिस्सों में, तो बोलेंगे लाओस और कंबोडिया। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, जनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में। 2 नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, आई भी पूछता है कंबोडिया का मंदिर, एक जो है ना कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। नंबर 3 आपका 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। और सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, ठीक ना। तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, किसमें बांटा, तो लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देखिए इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बाजार किसे कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन में एक निकालिए, या तो अपने भाई बहन से पूछिए जो बड़े हैं, जो 10th का एग्जाम दे दिए हैं, एकदम भी इस तरफ क्वेश्चन आता है या नहीं, देखिएगा वही क्वेश्चन ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आएगा। विश्व बाजार किसे कहते हैं, बताइए, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो देखिए विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों की खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। कहने का मतलब विश्व बाजार उसे कहते हैं, विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों की खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। कहना विश्व बाजार उसे कहते हैं जो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ वहाँ पे मिले और सभी आम लोगों को वो प्रदान कर सके, ठीक ना, उसे विश्व बाजार कहते हैं। इसमें याद करने का कहाँ कोई बड़ा बात है, जहाँ पे सभी चीज़ मिलते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विश्व बाजार कहते हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका आप लोग सीख लीजिए, हम तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। समझिए एकदम भी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, सब नोट कीजिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिएगा, या तो बार बार वीडियो को देखिएगा और हम जो समझाएं उसको कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, ठीक। औद्योगिक क्रांति क्या है, देखिए वाष्प शक्ति संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति है, ठीक ना, सॉरी औद्योगिक क्रांति, ठीक ना, औद्योगिक क्रांति है। 18वीं सदी के ठीक ना, उत्तरार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। पूछेगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, ऑब्जेक्टिव में बोलेंगे सर कब हुई, तो कहाँ पे हुई, शुरुआत इंग्लैंड में हुई। तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो 18वीं सदी में हुई थी। 2 क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव, इंग्लैंड बोलेगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड में हुई। किस सदी में हुई, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ही
औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति का मतलब बड़े बड़े मशीन आ गए तो लोगों ने क्रांति करने लगा, उसके पहले भी बताए थे, बड़े बड़े मशीन आ गए तो बड़े बड़े मशीन आ गए तो छोटे लोगों को काम नहीं मिलने लगा, तो क्या कर ले, औद्योगिक क्रांति करने लगे, काम की वजह से उनको काम नहीं मिलेगा तो कोई भी क्रांति करे गरीब दुखिया खाने के लिए। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। क्लियर है? आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये ना जाने बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए असहयोग आंदोलन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हम शायद आप लोग 5 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे तो 2 नंबर पूछता है, लेकिन इतना लॉन्ग हम सेट किए हैं जो कि आप इससे काट करके 2 नंबर भी निकाल सकते हैं। अपने कम में लिखिएगा तो 2 नंबर देगा, थोड़ा लॉन्ग में लिख दिए तो 5 नंबर दे देगा। क्लियर है? चलिए, तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए 1920 ईस्वी में, देखिए कब असहयोग आंदोलन कब हुआ था पूछ देगा तो कब बताएंगे, 1920 ईस्वी में। देखिए 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। बोलेगा असहयोग आंदोलन किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने। दो ऑब्जेक्टिव हो गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920। किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो समझिए 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इसके पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा की आपूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपलब्धियों एवं पदों का त्याग, सरकारी और बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों को बहिष्कार, सरकारी नई न्यायालयों का बहिष्कार, अपने अपने स्तरों के अनुरूप कार्यक्रमों का योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को। देखिए समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन का मतलब ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। और उसमें असहयोग मतलब क्या होता है, किसी का सहयोग नहीं करना है, उसको मदद नहीं करना है, यही कारण था। तो इसमें जो है ना अपने जो भारतीय थे क्या करने लगे, अंग्रेजों के सारे चीज़ जो है ना, अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे ना उस समय, असहयोग आंदोलन के समय तो गुलाम थे, तो अंग्रेजों के हर एक चीज़ को उपयोग नहीं करना था, असहयोग किसी भी तरह से उसको मदद नहीं करना था। क्योंकि देखिए हम ही लोग के द्वारा उनका मदद किया जाता, जैसे कपड़ा धोना, धोबी का काम करना, नाई का बाल काटना, उसके सामान के लेकर के खाना, तो इस तरह से उसको असहयोग करना था, सभी चीज़ को त्याग देना था। देख रहे हैं आप लोग। देखिए फिर से एक बार समझिए, 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इसके पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष द्वारा अपने हितों की रक्षा के आपूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन की कार्य ऐसे थे कि देखिए हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपलब्धियों एवं पदों का त्याग करना। देखिए सरकारी और देखिए और बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों को बहिष्कार का मतलब क्या होता है, उसको त्याग देना, उसका उपयोग नहीं करना। सरकारी यानी अंग्रेज का एक भी चीज़ नहीं स्कूल करना, एक भी चीज़ का उपयोग नहीं करना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे स्कूलों एवं कॉलेजों को बहिष्कार, स्कूल जैसे अंग्रेज का स्कूल है, सरकारी है, यानी अंग्रेज का स्कूल है, कॉलेज, उसमें नहीं जाना है, खुद का अपना स्कूल बनाया गया, यानी हर चीज़ उसको त्याग गया। देखिए नई न्यायालयों का बहिष्कार, न्यायालय जज वगैरह किसी का उपयोग नहीं करना है, अपने अपने स्तर के अनुरूप इस कार्यों को योगदान करना, किसी भी तरह से जो है ना अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। यही था, क्या था, असहयोग आंदोलन। क्लियर है? एकदम क्लियर डाउट हो गया होगा आप लोगों का। अगला देखिए कुछ और आंसर इसमें देख लेंगे हम लोग। आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आधार पर किसी वर्ग के विशेष द्वारा अपने हितों रक्षा की आपूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर एक, यहाँ तो हो गया था बहिष्कार एवं कॉलेजों को बहिष्कार, की न्यायालयों बहिष्कार, अपने अपने स्तर के अनुरूप कार्यक्रमों को योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का प्रथम रूप प्रदान किया। एकदम 5 नंबर आएगा। अगर आप चाहे तो 2 नंबर भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं भी अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। समझिए घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें, मतलब क्या हुआ, तो घरेलू उद्योग मतलब कार्य अपना। तो घरेलू, देखिए घरेलू माहौल में अत्यंत कम पूंजी लगाकर शुरू किए गए जाने वाले उद्योग घरेलू उद्योग कहलाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, घरेलू उद्योग मतलब छोटा, देखिए छोटे पैमाने पर छोटा छोटा मशीन से अपना काम करना। जैसे घरेलू माहौल में अत्यंत कम पूंजी लगाकर शुरू किए
जाने वाले उद्योग घरेलू उद्योग कहलाते हैं। जैसे गुण बनाना, अचार बनाना आदि घरेलू उद्योग का उदाहरण है, ठीक ना। ये छोटे छोटे घर में अचार बनाते हैं, अपना गुण बनाते हैं, गुड़ भी तैयार कर लेते हैं। ये सब क्या है, छोटा कुटीर उद्योग है। अगला घरेलू उद्योग है। अगला कुटीर उद्योग क्या है, तो कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम लिखेंगे कैसे, आराम से लिखें ना। कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जैसे पापड़ का निर्माण, अगरबत्ती, देखिए यहाँ पापड़ का निर्माण, अगरबत्ती का निर्माण, गेहूँ पीसना, चावल कूटना आदि क्या है, आदि उद्योग कुटीर उद्योग है। एकदम आसान है कि नहीं। छोटे छोटे अपना मशीन वाला कूटने वाला, पापड़ बनाने वाला, है ना, आटा चक्की पीसने वाला, ये सब छोट पूंजी लगाकर तो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे पैमाने पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बार पूछा गया। कैसे विश्वास होगा, तो क्वेश्चन बैंक निकालिए या तो किसी से पूछिए जो कि एग्जाम दे दिए हैं कि पांडुलिपि क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है समझिए। तो पांडुलिपि है क्या, समझिए पहले। देखिए, हस्तलिखित पुस्तकों पांडुलिपि, देखो हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पहले जो है ना, ये प्रिंटर मशीन नहीं था, प्रिंट नहीं होता था, वो हाथ से ही लिखा जाता था, ठीक ना। छापाखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी तथा क्या थी, समृद्ध परस्पर थी। देखिए पहले ये छापाखाना के विकास से पहले, यानी उसके पहले जो है ना, पांडुलिपि हाथे से सारा चीज़ लिखा जाता, पांडुलिपि से किताब कॉपी पे लिखा जाता था। ये छापाखाना नहीं था कि प्रिंट करके बुक बना दिए, वैसा नहीं था, ठीक ना। उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। देख लीजिए, हस्तलिखित पुस्तकों पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ पे को छूट गया, आप लगा लीजिएगा। छापाखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परस्पर थी। पांडुलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा महंगा भी था, ठीक ना। पांडुलिपि काफ़ी, देखिए, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती है। बहुत कठिनाई से वो महंगा भी थी, और छापने में तो जानते हैं किताब को कलम से लिखना है, प्रिंटर नहीं होगा तो कितना आपको परेशानी होगा। यह आम जनता की पहुंच के बाहर थी। ये आम जनता को नहीं मिलती थी, बड़े बड़े लोगों को ये मिलता था, क्योंकि महंगा था और हाथ से छपाता था। छापाखाना के विकास के पहले पांडुलिपि पुस्तक का कार्य करती थी। छापाखाना जब मशीन नहीं था तो उसके पहले पांडुलिपि से ही कार्य होता था, ठीक ना। पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान के भंडार थी। दुर्लभ भंडार के ज्ञान का मतलब बहुत कम ज्ञान मिलता था, तो तैयार नहीं हो। आज तो पेपर तैयार होकर आ जाता तो कोई 2 रुपये में ले लेते हैं हम लोग, तैयार कर लेते, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। बहुत महंगा मिलता था, उसे हाथ से प्रिंट करना पड़ता था, तो बड़े बड़े लोग को मिलता था, जिनके पास पैसा नहीं था, पूर्वज मतलब पहले लोग को नहीं मिलता था। इसका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। तो पहले प्राप्त किया जा सकता था। तो पांडुलिपि क्या है, कैसे लिखेंगे आप लोग, तो बड़े मानी पहले पूर्वज क्या था, हस्तलिखित पुस्तकों से पहले क्या था, पांडुलिपि का था, है ना। हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं, जो हाथ से लिखा गया है। छापाखाना के विकास के पहले हस्तलिखित पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परस्पर थी। पांडुलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती है। यह आम जनता की पहुँच से क्या थी, बाहर थी। छापाखाना के विकास के पहले पांडुलिपि पुस्तक का कार्य करती थी। पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान के भंडार थी। इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है एकदम। आप लोगों को आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। कभी आप लोग आएगा एग्जाम में तो आराम से लिख सकते हैं, खुद से बना के लिख सकते हैं अगर याद भी नहीं रहा तो। देखिए, लेकिन याद तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, बताइए भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। आसान है एकदम, समझिए। जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व छोटे से छोटे गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए, कुछ नहीं, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, सभी देशों को आपस में जोड़ना। जैसे देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, वही तो भूमंडलीकरण कहलाता है। बोलिएगा सर हम कैसे याद करेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। जीवन सभी दुनिया के सभी भागों को क्या करता है, जोड़ देता है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण का कहा जाता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व के देखिए छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। सभी को, छोटे बड़े के सबको अपने आपस में जोड़ लेना भूमंडलीकरण कहलाता है। आराम से याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन है और आपका VBI है
इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें बाबू, क्योंकि देखिए प्रिंट करने में क्वेश्चन को मेन पॉइंट का आंसर निकालने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह क्वेश्चन और बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिलता रहे। हम इसके हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे कि खूनी रविवार है क्या, तो हम आज समझाना चाहेंगे। देखिए 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, देखिए क्या, रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। क्या हो गया, देखिए समझिए, 1905 ईस्वी के रूस जापान, देखिए रूस जापान युद्ध में, यानी कहने का मतलब 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच, आप लोग आराम से समझिएगा, साइड में बैठ के तभी समझ में आएगा और आसान भी है। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, यानी कहने का मतलब 1905 ईस्वी में युद्ध हुआ था, किसके से बीच, तो रूस और जापान के बीच, ठीक है ना, रूस और जापान के बीच में, क्लियर है। तो देखिए युद्ध में रूस जो है ना एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। देखिए रूस उतना बड़ा देश है, फिर भी क्या हो गया, जापान से पराजित हो गया। तो कब हुआ, 1905 ईस्वी में। ऐसे पूछ देगा खूनी रविवार कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में, क्लियर है, पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण, देखिए जब छोटा आदमी बड़े आदमी को पराजित कर देता है तो अपमान हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है, दुख पहुंचता है कि ऐसा कैसे हो गया, हमको पराजित कर दिया। तो पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। कब, 9 जनवरी 1905 ईस्वी, ठीक ना, याद रखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी। लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, पूछता है कहाँ पे, याद रखिए कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल, पूछ देता है कि कहाँ पे हुआ था, तो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग एक महल है, जा रहे थे। जार की सेना ने, अब जार क्या है, तो जार जो है ये देख समझिए, जार जो है ना रूस का सम्राट है, रूस का राजा है, ठीक ना, जो जापान ने हराया है। तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। ये लोग जा रहे थे, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, तो जार के सेना ने क्या किए, इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बोलिएगा सर ये कितना आसान है, हम कितने अच्छे तरह से समझा दें, एक बार और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए खूनी रविवार किसके किसके बीच हुआ, तो बोलिएगा सर रूस और जापान के बीच। कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। तो रूस और जापान के बीच जो है ना, एशिया के एक छोटा है, जो जापान जो है छोटा देश है, रूस बड़ा है। तो क्या किया, जापान ने रूस को क्या किया, हरा दिया। तो रूस को पूरा अपमानित हुआ, पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण, देखिए पराजित का अपमान, उसको अपमान हो गया कि हमको ऐसा कर देगा छोटा सा देश। तो जनता में क्रांति कर दी। क्या, जनता ने क्रांति कर दी, किसके जनता, तो रूस के जनता क्रांति कर दी। कब, 1905 ईस्वी में। लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए कहाँ जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो जार की सेना ने क्या की, इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोगों क्या गए, मारे गए। यह घटना कब हुआ था, तो बोलेगा सर रविवार के दिन हुआ था, अतः इससे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो रूस और जापान के बीच युद्ध हो गया, तो कब हो गया, तो बोलेगा सर 1905 ईस्वी में। तो वही रूस को क्या किया, जापान ने हरा दिया। तो जापान ने हरा दिया, तो रूस फिर से क्या किया, उस पर गोली बरसा दी। उस गोली बरसाने के कारण क्या हुआ, और कौन दिन हुआ, तो रविवार के दिन हुआ था। तो इसीलिए तो हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, इसे खूनी रविवार कहते हैं। अब कितना आसान है, बच्चे लोग भटकते रहते हैं खूनी रविवार क्या है। इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना लाइक कीजिए, ताकि सब बच्चे तक पहुँचे और आसान लैंग्वेज में हम बता दिए हैं। और चैनल पर आप नए सब्सक्राइब कर लीजिए जब पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरह का और आपको परेशानी है, कौन सा सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे और बेहतर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।